हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी मुकदमे में विरोधी पक्षकार यानी कि प्रतिवादी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में आगे क्या किया जाएगा। क्या उनके जो विरोधी पक्षकार है, प्रतिवादी है, क्या उनके जो उत्तराधिकारी है उनको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा तो क्या प्रोसेस हो सकती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जरूर जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, बात करें तो किसी भी मुकदमे में जो है कोई भी वादी होता है और कोई एक पक्षकार प्रतिवादी होता है। अब वादी के बारे में बात करें तो जो मुकदमा लाता है, जो मुकदमा लगाता है, उसे वादी कहते हैं, और जो व्यक्ति उस मुकदमे में अपना बचाव करता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है। अब किसी भी अगर मुकदमे में कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें अगर प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो आखिर उसमें आगे क्या किया जाएगा। क्या अगर कोई प्रतिवादी की मृत्यु हो गई तो क्या उसका जो नुकसान या भरपाई है, अब वो जो वादी है उसे पूरा भूल जाना पड़ेगा या कोई उसके लिए कोई उपाय है, इसके बारे में बात करें तो देखिए, अगर किसी भी मुकदमे में अगर प्रतिवादी यानी कि विरोधी पक्ष का अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के द्वारा सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो वाद का कारण है, जो प्रतिवादी यानी विरोध पक्ष के द्वारा अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो क्या उसकी मृत्यु के बाद जो वाद का कारण शेष बचता है या नहीं बचता है। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें शेष जो है प्रतिवादी की मृत्यु के बाद जो वाद का कारण यहाँ पर नहीं बचता है, तो ऐसे में मुकदमे में यहाँ पर खारिज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिसमें वाद का कारण यहाँ पर बचता है, तो ऐसे मुकदमे में ये देखा जाता है कि अगर वाद का कारण बचता है तो उनके जो उत्तराधिकारी है उनको यहाँ पर पक्षकार के रूप में जोड़ा जाएगा। अब बात करें कि कैसे, कौन से ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें जो वाद का कारण नहीं बचता है। तो जैसे कि पति पत्नी के बीच में कोई जो है तलाक का मामला चल रहा हो या फिर जो मेंटेनेंस का मामला चल रहा हो, तो उसमें से अगर प्रतिवादी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो फिर ऐसे में वहां पर वाद का कारण ही नहीं बचता है, तो ऐसे मामलों में फिर वहां पर केस डिस्पोज कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं, कई ऐसे मामले होते हैं जैसे कि संपत्ति से रिलेटेड हो, यानी कि जो एक व्यक्ति ने वादी से कोई संपत्ति से रिलेटेड जो डील की हो, उसके रिलेटेड कोई एग्रीमेंट किया हो और उस एग्रीमेंट के कारण जो वादी को नुकसान गया, तो फिर यहाँ पर प्रतिवादी की डेथ हो जाने के बाद यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद भी यहाँ पर जो है वाद का कारण शेष बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो प्रतिवादी की मृत्यु हो गई है उसके बाद जो वादी का जो नुकसान है उसकी यहाँ पर पूर्ति नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर वाद का कारण शेष बचता है तो यहाँ पर जो न्यायालय के द्वारा जो प्रतिवादी की जो संपत्ति है उसकी नीलामी करके भी यहाँ पर जो है वादी का नुकसान की यहाँ पर भरपाई की जाती है, और उसके लिए जो प्रतिवादी के जो उत्तराधिकारी है वो यहाँ पर बाध्य होते हैं इस बात को मानने के लिए। तो अब ये जानते हैं कि कैसे, किस प्रक्रिया से जो है जो प्रतिवादी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी के उत्तराधिकारी को यहाँ पर जो है मुकदमे में पक्षकार की तरफ से किस तरीके से जोड़ा जाए, उसकी क्या प्रक्रिया है ये जानते हैं। तो प्रतिवादी के उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाने के लिए जो प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 22 में इसका प्रावधान दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर वादी का ये कर्तव्य है कि वो जैसे प्रतिवादी की यहाँ जो मृत्यु की यहाँ पर सूचना मिलती है उसके बाद यहाँ पर न्यायालय को ये वो सूचना दे, जो सूचित करे कि जो प्रतिवादी की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है और उसके जो उत्तराधिकारी है ये वो उनकी ये डिटेल है और इसमें यहाँ पर वाद का कारण शेष बचता है, तो यहाँ पर प्रतिवादी के जो उत्तराधिकारी है उनको यहाँ पर जो है पक्षकार के रूप में जोड़ा जाए। तो यहाँ पर वादी की यहाँ पर कर्तव्य आ जाता है कि उसे आवेदन देना पड़ेगा, उसे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो है प्रतिवादी के उत्तराधिकारी ये लोग हैं और यहाँ पर वाद का कारण ये बचता है, ताकि उन्हें और इसमें उनको जोड़ा जाए। और इसके टाइम लिमिट के बारे में बात करें कि अगर जो है जब ये सूचना मिलती है उसके यहाँ पर 90 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर वादी को 90 दिन के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन यानी कि आवेदन देना पड़ेगा। मान लीजिए कि वादी को यहाँ पर सूचना देर से मिली है, उसे पता ही नहीं था कि जो है प्रतिवादी की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है,
तो ऐसे में यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के तहत जो सेक्शन 5 है उसके तहत यहाँ पर जो है अगर जेन्युइन रीजन है तो यहाँ पर उसे छूट मिल सकती है कि जब उसे पता ही नहीं था तो वो आवेदन किस तरीके से देगा। तो जैसे ही उसे पता चलता है, सूचित मिलता है, उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे जो न्यायालय को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और आवेदन देना पड़ेगा कि जो प्रतिवादी है उसकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है और उसके जो उत्तराधिकारी ये लोग हैं और वाद का कारण ये शेष बचता है तो उन्हें पक्षकार के रूप में जोड़ा जाए। अब एक और सिचुएशन आ जाती है कि मान लीजिए कि वादी को ये भी नहीं पता है कि जो प्रतिवादी है उनके उत्तराधिकारी कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे, तो क्या परिस्थिति आएगी। तो ऐसे में वादी का यहाँ पर कर्तव्य बन जाता है कि कम से कम एक जो है प्रतिवादी का जो उत्तराधिकारी कोई एक हो उसका यहाँ पर उसे यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, डिटेल्स देनी पड़ेगी कि जो प्रतिवादी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जो उत्तराधिकारी के कौन कौन लोग हैं वो तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये एक है जो कि उसका उत्तराधिकारी है। तो उसके बाद यहाँ पर न्यायालय जो है ये प्रतिवादी के उत्तराधिकारी को यहाँ पर आदेश देंगे कि इन जो प्रतिवादी थे इनके कौन कौन है उत्तराधिकारी और अन्य लोग कौन कौन है उसकी यहाँ पर डिटेल्स देने के लिए यहाँ पर उसको ऑर्डर दिया जाएगा। तो यहाँ पर फिर प्रतिवादी का जो उत्तराधिकारी है उसका यहाँ पर कर्तव्य बन जाएगा कि कौन कौन उत्तराधिकारी में आते हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसकी सारी डिटेल यहाँ पर जो प्रतिवादी के द्वारा यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर कोई जो सिविल केस होता है और उसमें अगर प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर वाद का कारण शेष बचता है तो ऐसी परिस्थिति में जो है केस होता है या मुकदमा होता है वो खारिज नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है। यहाँ पर जो है सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 22 के तहत यहाँ पर प्रावधान दिया गया है कि अगर वाद का कारण शेष बचता है तो यहाँ पर प्रतिवादी के जो उत्तराधिकारी है उनको यहाँ पर जो है पक्षकार की तरफ यहाँ पर पक्षकार के रूप में यहाँ पर जोड़ा जाएगा और फिर यहाँ पर मुकदमा आगे चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर प्रतिवादी का जो है डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है तो यहाँ पर फिर केस ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर किसी केस में, किसी मुकदमे में प्रतिवादी की या विरोधी पक्ष की अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है तो उस मुकदमे में क्या होगा। उस मुकदमे में होगा कि अगर वाद का कारण बचता है सिविल केस में तो यहाँ पर वो से प्रतिवादी के जो उत्तराधिकारी होंगे उन्हें पक्षकार के रूप में जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।